नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अपना फैसला उनकी जमानत पर सुरक्षित रख लिया है। सोमवार 2 मई को कोर्ट नवनीत राणा को फैसला सुनाएगा कि उन्हें और उनके पति को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद गिरफ्तार किया गया था। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई में बहस दोनों के खिलाफ लगी आईपीसी की धारा 153A और 124A पर ही केंद्रित रही। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि राणा दंपति ने किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी। दोनों सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। बचाव पक्ष ने राजद्रोह की धारा 124A पर भी सवाल उठाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे भले राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चूंकि राज्य में 3 दलों की सरकार है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती सरकार को चुनौती नहीं मानी जा सकती है। उद्धव ठाकरे अपने आप में सरकार नहीं हो सकते, क्योंकि राज्य में 3 दलों की सरकार है जो कि महाअघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल हैं। जबकि सरकारी पक्ष ने दलील दी कि हनुमान चालीसा का पठन तो सिर्फ एक बहाना था, उनका असली मकसद सरकार गिराना था। इसलिए दोनों सीआरपीसी की धारा 149 के नोटिस के बाद भी मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर और शिवसैनिकों को चुनौती देकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश भी की। हनुमान चालीसा के आड़ा इनकी जो कोशिश है वो सरकार गिराने के लिए मदद करना, कानून और सुव्यवस्था को चैलेंज देके। अदालत में तकरीबन 2.5 घंटे चली बहस में कभी माहौल गंभीर हुआ तो कभी हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। कि अगर पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे तो उसके घर में घुस के कोई भी नहीं कह सकता कि हमें पढ़ना ही है। सर, अगर आप परमिशन दे देते तो गुनाह ही नहीं होता ना सर। आप अपने घर में आके पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। आप अपने घर में आके पढ़ने की इजाजत दे देते तो ये गुनाह ही नहीं होता। बहरहाल सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सोमवार 2 मई तक के लिए सुरक्षित रख दिया है, यानी कि अब दोनों राणा दंपति जो हैं उन्हें सोमवार तक जेल में ही रहना होगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुने से एनटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आज हालात पूरी तरीके से सामान्य रहे। पुलिस ने सबको समझा बुझा लिया है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में ढिलाई बरती है, उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एसपी, आईजी और एसएसपी को हटा दिया है। देखिए हमारी। पंजाब के पटियाला में शनिवार को शांति रही। काली माता मंदिर की तरफ जाती चंद सड़कों पर पुलिस ने कुछ पाबंदी लगाई, लेकिन इसके अलावा बाकी शहर सामान्य रहा। हालांकि एहतियातन शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट जरूर बंद किया गया। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ, थोड़ी सी टेंशन है जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि प्लीज मेंटेन काम। कल काफी चीजें हमने अफवाहों की वजह से देखा जो हुई, रूमर मॉन्गरिंग जो लोगों ने बिलीव की उसकी वजह से हुई। सो इसीलिए आज पटियाला में 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक कोई कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड एट 6 AM टुडे, लेकिन 9:30 बजे से लेके 6 PM तक शाम तक देयर इज गोइंग टू बी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है, रेड्स कंडक्ट हो चुकी हैं। वी विल इंश्योर एक्शन इज टेकन। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार रात को ही स्थानीय शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह की ढिलाई बरती, उसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान डीजीपी से बेहद नाराज बताए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पटियाला रेंज के आईजी, पटियाला के एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया। एनडीटीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि ये सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक संघर्ष था जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल थे। वो सॉल्व हो गया है। कुछ शिवसेना के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी, और कुछ बीजेपी के लोग थे। उनका डिस्ट्रिक्ट हेड, उनका यूथ का हेड, उनका जनरल सेक्रेटरी पटियाला का। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के थे, श्रोमणी अकाली दल के थे। तो मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टियों के वर्करों का क्लैश था। इसको फिरकों का क्लैश नहीं बनना चाहिए, मानना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को पटियाला में अचानक तनाव तब पैदा हो गया जब खालिस्तान मुर्दाबाद मंच का विरोध करने के लिए सिख संगठनों के लोग
सड़कों पर आ गए, जबकि दोनों ही पक्षों के पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। दोनों आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें लहराई। काली माता मंदिर के पास पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी और शांति स्थापित करने के लिए शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के भलेसवा लैंडफिल को खत्म करने के लिए, कूड़ा खत्म करने के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 4 दिन से वहां पर आग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एनजीटी तक आदेश है कि 2024 तक इस पहाड़ को खत्म कर लिया जाए, लेकिन हकीकत बयां कर रहे हैं रवि रंजन शुक्ला। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। भलेसवा लैंडफिल का ये पहाड़ 4 दिनों से धुआं उगल रहा है। इस जलते पहाड़ ने दिल्ली का तापमान तो बढ़ाया ही है, 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया है। 2024 तक इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट भी रखा गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जिस रफ्तार में इसमें नया कूड़ा फेंका जा रहा है, उससे इसको खत्म करना लगभग नामुमकिन सा है। जितना वेस्ट ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रीट कर रहे हैं लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट से और बायोमाइनिंग से, उससे कहीं ज़्यादा वेस्ट जो है वो अभी भी इन डंप साइट्स के अंदर डिस्पोज कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो अगर हम एक डंप साइट की बात करें गाजीपुर की, तो वहाँ पे लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट 1000 टन करते हैं हर दिन और 2500 टन जो है वो वापस जो फ्रेश वेस्ट है उसमें उसके अंदर जा रहा है। तो इस तरह से अगर ये चलता रहा तो ये जो लेगेसी वेस्ट के माउंटेन्स हैं, ये जो गार्बेज माउंटेन्स हैं, ये डंप साइट से शायद कभी भी रेमेडिएट नहीं हो पाएंगे। 2 साल तो बहुत दूर की बात है। हैरानी की बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। बीते 4 साल से भलेसवा कूड़े का पहाड़ हटाने को लेकर एनजीटी में कानूनी लड़ाई लड़ रहे गौरव बंसल से हम मिले। एनजीटी ने 2021 में सुनाए गए अपने आदेश में सरकार की लापरवाही भी मानी, लेकिन उसके बावजूद युद्ध स्तर पर इसे हटाने का काम क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब गौरव से सुनिए। हमारा ही वो केस है, उसी जजमेंट में लिखा हुआ है लास्ट के 2 पैरा में कि भाई ये सरकार का एक तरीके से काम करने का रवैया बिल्कुल खराब है। लैंडफिल साइट्स को लेके या डंपिंग साइट्स को लेके इसमें नाकामी है, करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगा हुआ है और उसको भी अगर सरकार चाहती है तो वो वसूले। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हर दिन 1000 टन कूड़ा निकलता है, लेकिन केवल 6000 टन का ही अच्छे से निस्तारण हो पा रहा है। बाकी 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पुराना कूड़ा अब भी मुसीबत का पहाड़ साबित हो रहा है। नई दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में एनसीबी ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। आपको बता दें कि ये ड्रग रैकेट शाहीन बाग में चल रहा था, वहां से लगभग 300 करोड़ का ड्रग जब्त किया गया था। और अब एनसीबी ने लिखा है ईडी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ये पता लगाने के लिए कि मनी ट्रेल क्या है, क्या इसमें तालिबान का भी कोई एंगल है। आपको बता दें कि लगभग 300 करोड़ की कीमत की 50 किलो हेरोइन, 30 लाख कैश, पैसे गिनने की मशीन और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। दिल्ली के भोगल इलाके में एनसीबी ने छापेमारी कर इसी मकान की दूसरी मंजिल से 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। दोनों इसी साल अगस्त के महीने में मेडिकल वीज़ा पर दिल्ली आए थे। आरोप है कि दोनों अफगानिस्तान से नशीले पदार्थ का कच्चा माल मंगाकर हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ तैयार करते थे। इस मामले में तालिबान के आतंकी एंगल की जांच भी की जा रही है। एनसीबी ने जो ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, उसके तार अब दिल्ली के भोगल इलाके से जुड़ गए हैं। इस घर की दूसरी मंजिल पर एनसीबी ने रेड की और यहां से 2 अफगानी नागरिक पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 भारतीय हैं और 2 अफगानी नागरिक। जो पूरा रैकेट है ये अफगानिस्तान से चल रहा है और दुबई से चल रहा है, जिसमें कुछ अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। ये दोनों नागरिक इसी साल अगस्त के महीने में
मेडिकल वीजा पर यहाँ पर आए थे और तब से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इनका असली काम था नशीले पदार्थों की तस्करी। एनसीबी की टीम ने 27 अप्रैल को दिल्ली के शाहीन बाग के एक मकान से 300 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलो हेरोइन, 30 लाख रुपए कैश, रुपए गिनने की मशीन और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए और हैदर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हैदर से पूछताछ के बाद यूपी के कैराना से उसके साथी अजीम अहमद को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि अजीम अहमद का भाई दुबई में बैठकर पूरे ड्रग सिंडिकेट को चला रहा है। उसका अफगानिस्तान में ड्रग सप्लायरों से सीधा संपर्क है। पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई आतंकी एंगल तो नहीं। ये दुबई से जो मेन किंगपिन है वो इंडिया से है, बट उसके एसोसिएट अफ़गानिस्तान से हैं और पाकिस्तान से हैं। जहाँ तक इस नेटवर्क का सवाल है, उसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नज़र आ रहा है कि उनके जो एसोसिएट हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हैं। अभी इस बारे में क्लियर कट डिटेल्स बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये नज़र आ रहा है कि ये लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मामले में और आरोपियों को पकड़ने के लिए एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो एनसीबी जांच के लिए एनआईए और ईडी को पत्र लिख सकती है। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े इस मामले में अगर कोई आतंक से जुड़ा एंगल पाया गया तो इस मामले की जांच में दूसरी एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। फिलहाल चारों आरोपी एनसीबी की 7 दिन की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।